डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो SESV02 करिकुलम मॉडिफिकेशन एंड इवेल्यूशन के ब्लॉक 2 यूनिट 2 टीचिंग ऑफ एकेडमिक फंक्शनल स्किल्स के ऊपर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो इसका इंट्रोडक्शन है वो इस तरह से है कि भारत में वैदिक काल से ही जो शिक्षा है वो दी जाती है और प्राचीन भारत में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और समाज के सर्वांगीण उत्थान में शिक्षा का एक बहुत ही बड़ा रोल है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसलिए प्राचीन भारतीय विद्वानों ने एक सुव्यवस्थित शिक्षा प्रणाली बनाई जिसने वैदिक साहित्य की रक्षा के साथ साथ ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक विचारों को जन्म दिया। इसी तरह विकलांग बच्चों के लिए या फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए और उन्हें बच्चों की शिक्षा को प्रभावी बनाने तथा विभिन्न राष्ट्रों द्वारा शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में गंभीर कदम उठाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक प्रयास किए जा रहे हैं और हमारे भारत में भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज हम यही इस टॉपिक में चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनका करिकुलम में अगर हम मॉडिफाई कर सके उनके लिए या कुछ ऐड ऑन कर सके तो वो किस तरह से शिक्षा को बेहतर तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। इस यूनिट का जो उद्देश्य है वो शिक्षा और प्लस करिकुलम का व्यापक और संकीर्ण अर्थ को समझना है। फिर दृष्टिबाधित छात्रों के जीवन में प्लस पाठ्यक्रम के महत्व के बारे में जानना है। वही महत्व उनके जीवन में भी है जो हमारे और आपके जीवन में जो शिक्षा है वो प्ले करता है। फिर सिलेबस के घटकों के बारे में जानकारी, जो इन बच्चों के लिए जो सिलेबस है उनके जो कंपोनेंट्स है वो किस प्रकार से है और उन कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है। शिक्षा और प्लस करिकुलम का अर्थ, शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है। शिक्षा मनुष्य को आकार देने, उत्थान करने की जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब से जन्म लेते हैं तब से मरने तक हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। कुछ हर टाइम, हर वक्त, हर किसी दूसरे व्यक्ति से कोई नई चीज़ें हमें सीखने को मिल जाती है किसी भी टॉपिक पे। उसके अनुसार मनुष्य आजीवन विद्यार्थी बना होता है क्योंकि हम अपने जीवन में निरंतर कंटिन्यूअस कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, तो हम आजीवन विद्यार्थी का रोल प्ले करते हैं। शिक्षा मनुष्य के लिए एक समग्र दृष्टिकोण और विकास आधारित है। हम शिक्षा के द्वारा ही एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। शिक्षा के द्वारा ही हमारा और हमारे देश का कल्याण होगा और हमारा विकास होगा। फिर है शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। शिक्षा का एक व्यक्ति द्वारा गुरुकुल में अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा एक सीमित और औपचारिक प्रक्रिया है। जो आपका टाइम फ्रेम है उसका टाइम फिक्स है। आपको डेली जाना है 2 घंटे, 3 घंटे या 6 घंटे। वहाँ पे आपने शिक्षा प्राप्त किया, फिर घर आ गया। उसके अलावा आपने कुछ नहीं सीखा। या जो अनौपचारिक शिक्षा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होता है। फिर है प्लस करिकुलम का अर्थ। प्लस करिकुलम का मतलब या अर्थ है एक्स्ट्रा कोर्स नहीं। उस दृष्टिकोण के साथ व्यक्तियों के लिए प्रतिपूरक या प्रारंभिक पाठ्यक्रम, जो स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए जो नॉर्मल करिकुलम है उसको समझने के लिए, उसको अच्छे से ग्रहण करने के लिए हम उनके साथ कुछ और ऐड करके अगर उनको अच्छे से सिखाए या टीचिंग करवाए तो वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वो प्लस करिकुलम का
रोल प्ले करेगा। फिर शिक्षा और प्लस पाठ्यक्रम का जो महत्व क्या है। विकलांग छात्रों के जीवन में भी प्लस पाठ्यक्रम की बहुत ही प्रमुख भूमिका है। शिक्षा का प्रकाश है वो संदेह और अंधकार को दूर करना है। जिस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते उस चीज़ के बारे में हम जाने, सीखें और उसके बारे में अनुभव करें। अव्यक्त शक्तियों को जगाता है और मनुष्य को सुख, समृद्धि और गौरव प्रदान करता है। शिक्षा मनुष्य को विकासशील और विचारशील बनाता है। जब तक हम शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तो किसी चीज़ का जो रचना है या फिर उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है वो हम नहीं जान पाएंगे या डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि कौन सा बात सही है कौन सा बात गलत है। शिक्षा का प्रकाश शंकाओं, कठिनाइयों को दूर करता है और जीवन के सच्चे मूल्यों को समझने में मदद करता है। इससे शिक्षा प्राप्त करने के बाद स्पेशल चाइल्ड है या जो नॉर्मल चाइल्ड है वो भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। उन्हें किसी भी चीज़ के लिए दूसरे पे आश्रित होने की आवश्यकता नहीं होगी। शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्तियों और क्षमताओं को सशक्त बनाता है और उचित विकास करके उसे उत्कृष्ट बनाती है। शिक्षा के द्वारा छात्र में आत्मविश्वास पैदा होता है और उनका जो आत्म छवि है वो सकारात्मक पॉजिटिव वे में डेवलप्ड होता है। फिर है दृष्टिबाधित व्यक्तियों की कार्यात्मक शिक्षा में प्लस करिकुलम की अवधारणा। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए टीचिंग प्लस करिकुलम के लिए एक रिसोर्स टीचर की आवश्यकता होती है। वही यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि जो प्लस करिकुलम एक्टिविटीज़ है वो एक रिसोर्स टीचर ही बच्चे को पढ़ाते हैं और अच्छे से उसके द्वारा उनका जो मेन करिकुलम है वो भी और उसके साथ साथ प्लस करिकुलम है वो अच्छे से टैकल करते हैं। करिकुलम संबंधित कौशल में निपुणता नेत्रहीन बच्चों को नियमित कक्षा में प्रभावी भागीदारी के लिए तैयार करता है। जो हमारा करिकुलम है उससे हम जो समान बच्चों के साथ एक ही कक्षा में बैठ के पढ़ने का जो प्रक्रिया है उसमें प्लस करिकुलम के सहायता से हम जो वीआई बच्चे हैं उनको हम ट्रेन कर सकते हैं, सिखा सकते हैं ताकि वो नॉर्मल क्लास में अपना पार्टिसिपेशन अच्छे से कर सकें। साथ ही पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त कौशल का एक परिप्रेक्ष्य है। प्लस करिकुलम स्किल ट्रेनिंग प्राइमरी स्तर से ही शुरू हो जाती है, यह बहुत ही आवश्यक है। प्लस पाठ्यक्रम वो है जो पूरक अनुभव प्रदान करता है। साथ ही पाठ्यक्रम में ब्रेल रीडिंग, ब्रेल लेखन, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, डेली लिविंग स्किल्स, सेंसरी ट्रेनिंग और मैथमेटिकल जैसे टेलर फ्रेम अवेकस शामिल है। तो हम इन सब चीज़ों को छोटे से ही बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं तो वो आगे के पढ़ाई के लिए तैयार होते हैं या स्कूल जाने के लिए सक्षम बन पाते हैं। तकनीक जैसे अतिरिक्त कौशल भी इसमें शामिल है। कंपोनेंट्स ऑफ प्लस करिकुलम जो प्लस करिकुलम है उसके क्या क्या घटक है, कंपोनेंट्स है। दृष्टिबाधित बच्चों को ब्रेल पठन शुरू करने से पहले विषय से परिचित करवाना चाहिए और सटीक स्पर्श भेद करने के कौशल को विकसित करना चाहिए क्योंकि जो वीआई बच्चे हैं वो टच करके फील करके ही पढ़ते हैं क्योंकि ब्रेल उभरा हुआ होता है तो उनका जो स्पर्श करने की जो क्षमता है और दो चीज़ों में स्पर्श के द्वारा डिफ्रेंशिएट करने का जो क्षमता वो हमें उस स्किल को डेवलप करना है। जो फिंगर का टिप पॉइंट है उसको ब्रेल पढ़ने के लिए स्पर्श ज्ञान का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ब्रेल टेक्स्ट बुक है वो सामान्य पाठ्य पुस्तक में निहित अवधारणाओं के गहन विश्लेषण के आधार पर अच्छी ब्रेल पाठ्य पुस्तक तैयार किया जा सकता है। यह हम करवा भी सकते हैं और बहुत किया हुआ भी है। अवधारणाओं के संदर्भ में शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए सिद्धांतों का पालन करते हुए संशोधित करना और तैयार करना। उसमें हम कुछ उससे जो वीआई बच्चों के लिए तैयार कर रहे हैं उस वक्त हम कुछ उसमें से माइनस भी कर सकते हैं या कुछ जोड़ भी सकते हैं। पृष्ठ संख्या, आरंभ और अंत
चिन्ह के साथ ब्रेल में तैयारी, पुस्तक में चित्र आदि को स्पर्श रूप में बदलना चाहिए। जैसे जो बच्चा साइटेड है देख सकते हैं, उनके लिए अगर हम सिंपल प्रिंटेड पिक्चर है तो वो देख लेंगे आराम से कि किस बारे में ये टॉपिक है या यहाँ पे जो कह रहा है, तो उसके हिसाब से उसका पिक्चर कैसा है। लेकिन जो वीआई बच्चे हैं वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए पाठ में उभरा हुआ पिक्चर हम उसमें ऐड कर सकते हैं, टेक्टाइल पिक्चर्स या मैप इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई कर देंगे। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि ऊपर ब्रेल में लिखा हुआ है और नीचे जो पिक्चर है वो भी ब्रेल के जो डॉट्स है उसके हिसाब से ही बनाया हुआ है, ताकि जो बच्चा है वो उसको फील करके उसका शेप, साइज या कैसा है, पिक्चर में कैसा होगा वो एक्सपीरियंस कर सकता है। फिर दूसरा नेक्स्ट है ब्रेल लेखन। ब्रेल लेखन के लिए ब्रेल स्लेट का उपयोग किया जाता है। फिर जो ब्रेल है वो राइट टू लेफ़्ट लिखा जाता है, और जब पढ़ने के टाइम है वो लेफ़्ट टू राइट पढ़ा जाता है। जब लिखने के टाइम हम लिखते हैं, उसके बाद पढ़ने के लिए उस पेपर को हम पलट देते हैं। लेखन में समान रुचि हमें बच्चे में उत्पन्न करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर उसमें ब्रेल लिखना करते हैं तो बहुत सारे बच्चे हाथ दर्द का या थकावट का या उनको इंटरेस्ट नहीं होता है इस तरह से। तो हमें चाहिए कि बच्चे को हम उनमें इंटरेस्ट उत्पन्न करें। ब्रेल के लिए ब्रेल पैड या स्टाइलस का प्रयोग किया जाता है। स्वयं सुधार करना, अगर उसमें गलती हो गई है लिखने के टाइम, तो हम बच्चे को ये भी सिखाएंगे कि ब्रेल लिखते वक्त अगर कोई मिस्टेक हो गया तो उसको कैसे ठीक करना है। उसमें विराम चिन्ह का प्रयोग होता है ब्रेल लिखने के टाइम। फिर ब्रेल में ओपन ब्रेल होता है और एक कंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हुए ब्रेल होता है। तो स्टार्टिंग में हम बच्चे को ओपन ब्रेल ही सिखाते हैं, फिर बाद में जब बच्चा ओपन ब्रेल सीख लेता है उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन का प्रयोग करते हैं। ब्रेल में हम सिंबल्स का भी प्रयोग करते हैं। ब्रेल हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और भी लैंग्वेज में लिखा जाता है, सब में लिखा जाता है, लेकिन ये ब्रेल 6 डॉट्स के द्वारा ही हर भाषा में लिखा जाता है। जैसे हिंदी और गुजराती का ब्रेल लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि हिंदी और गुजराती का जो अल्फ़ाबेट्स है हिंदी का वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, थोड़ा मोड़ा ही डिफरेंट है। तो इंग्लिश में जो स्मॉल लेटर है या कैपिटल लेटर है वो भी सब इसमें 6 डॉट्स से ही बनते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो कि वो ब्रेल स्लेट में पेपर डाल के ब्रेल स्लेट के ऊपर स्टाइलस से लिख रहे हैं, तो इसमें लिखने के वक्त थोड़ा हमें हाथ पे प्रेशर डालना पड़ता है। उसमें जैसे आप किसी चीज़ में होल करते हो तो जो ऊपर से जोड़ लगाते हो उसी तरह से। तो स्टार्टिंग में बच्चा को जब हम सिखाना शुरू करते हैं तो उनका जो उंगली है वो दर्द होने लगता है, क्योंकि उनको बार बार उस पर दबाव पड़ता है इसलिए। तो इस तरह से हम बच्चे को कंटिन्यू नहीं, धीरे धीरे करके उसमें इंटरेस्ट पैदा करके उनको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। जैसे ब्रेल पढ़ने की तैयारी, तो ब्रेल कार्य प्रक्रिया, ब्रेल को हमें कैसे पढ़ना है, हमारे फिंगर को कैसे मूव करना है वो भी बच्चे को बताना है। फिर कृपया जो पृष्ठ है पलटे, लिखने के बाद हमें उस पेज को पलटना है तभी हम पढ़ पाएंगे। स्थान की अवधारणा, ब्रेल पेपर का या स्लेट का उसका कंसेप्ट बच्चे को पूरा क्लियर होना चाहिए। शब्दावली का विकास, अंकन प्रणाली का उपयोग। तो ब्रेल पढ़ने के साथ जो मैथ्स के लेटर्स हैं उसको वर्ड्स है, मैथ में भी हमें बच्चे को ब्रेल के द्वारा बता सकते हैं। फिर दूसरा है पढ़ना, विवरण के लिए पढ़े या समान जानकारी के लिए, जैसे हम मैगज़ीन या कॉमिक्स बच्चे पढ़ते हैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है उनको, या स्टोरी बुक। तो ब्रेल में भी हम बच्चे को इंटरेस्ट जगाने के लिए ब्रेल में कॉमिक्स या छोटी छोटी जो कहानियाँ होती है बच्चों का वो उपलब्ध करवा सकते हैं, ताकि बच्चे को उसमें इंटरेस्ट उत्पन्न हो। स्वतंत्र शब्द साहचर्य कौशल विकसित करने के लिए, ताकि वो कुछ भी खुद से पढ़ सके। मौखिक पढ़ना, फिर मौन पढ़ना। बच्चा पहले मौखिक पढ़ना ही सीखता है, या हम और आप भी, फिर हम मौन पढ़ना सीख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है अंक गणित। अगर बच्चे को हमें मैथ्स सिखाना है तो उसके लिए अबेकस और टेलर फ्रेम का
उपयोग किया जाता है। अबेकस में बच्चा जोड़ना, घटाना, गुना, भाग ये सब सीखते हैं। और टेलर फ्रेम से हम बच्चे को अलजेब्रा ये सब सिखाते हैं। टेलर फ्रेम में जो मेटल पेग है उसका प्रयोग किया जाता है। आप पिक्चर में देख भी रहे हो कि वहाँ पे टेलर फ्रेम है, उसके ऊपर जो मेटल पेग है वो रखा हुआ है। तो बच्चे को संख्यात्मक जागरूकता दिलाना है हमें। संख्याओं के बारे में एक शब्दकोश डेवलप करना है बच्चे के अंदर। फिर 10 अंकों का क्रमिक रूप से उपयोग करना है। फिर टेलर फ्रेम का उपयोग हम करेंगे और अबेकस का बच्चे को मैथ्स करवाने के लिए। फिर हमारा है नेक्स्ट डेली लिविंग एक्टिविटीज़। डेली लिविंग एक्टिविटीज़ में जो पहला पार्ट है हमारा वो भोजन। बच्चे को जब हम खाना परोसे तो बच्चा खुद से कैसे थाली से उठा के अपना खाना खा ले बिना किसी के सहारे का। तो थाली में परोसे जाने वाला जो खाना है, खाद्य पदार्थ है, उसके बच्चे को पहचान होना चाहिए। दाल इस तरह का होता है या रोटी का आकार कैसा है, रोटी को हम पकड़ के उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। फिर हर एक आइटम का जो फील है, टच करके जो फील है कैसा है, या स्मेल करके कि उसमें से स्मेल कैसा आ रहा है, इस तरह से हम बच्चे को बता सकते हैं। सब्जी के बारे में, फल के बारे में, जो भी खाना बनता है हमारे घर में उसका अलग अलग टेस्ट करके या स्मेल करके फिर टच करके, क्योंकि बच्चा यहाँ पे देख नहीं पा रहा है। हाथ में खाना पकड़ाना, जब भी हम बच्चे में खाना खाने का सिखाते हैं तो उस टाइम बच्चे को ये भी बताना कि अब आप और हम उसको क्या खिला रहे हैं, और उसके बाद उसके मुंह में डालना और उसके हाथ में भी देना ताकि वो फील करे और उसको पता चले कि आम छूने में ऐसा होता है या फिर एप्पल है या सब्ज़ी में है तो वो छूने में कैसा है और फिर खाने में कैसा है, उसका टेस्ट, स्मेल। फिर उंगलियों का समन्वय। जब हम अगर हाथ से स्पून का इस्तेमाल नहीं करें, हाथ से खाना खा रहे हैं, तो वहाँ पे जो हमारा फिंगर का कोऑर्डिनेशन है वो कैसे बनेगा और कैसे हम बनाएं क्या, ताकि थाली से खाना नीचे ना गिरे। चम्मच से अगर खाना खा रहे हैं तो चम्मच होल्ड करना बच्चे को सिखाना है कि किस तरह से वो चम्मच को पकड़े, अपने फेस माउथ की तरफ उसका डायरेक्शन करे। सही मुद्रा, सही ढंग से बैठना। अगर बच्चे को आप नीचे बैठा के खाना सिखा रहे हो या डाइनिंग टेबल पे चेयर पे बैठ के बच्चा खा रहा है तो उस टाइम उसका जो बॉडी पोस्चर है वो कैसा होगा। फिर थाली साफ़ करना। फिर अगर धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है तो खाने के बाद जो थाली को उठा के सिंक में रखना है या फिर अंदर किचन में जाके रखना है या फिर उसकी सफाई करनी है, तो बच्चा कैसे करेगा, ये सारा स्किल हमें बच्चे को सिखाना है। जैसे आप यहाँ पे जो बच्चे का जो प्लेट है, खाने का प्लेट है, वो क्लॉकवाइज होना चाहिए कि थाली में कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, उसके हिसाब से बच्चे को हमें खाना देना है। और कोशिश करें कि उसको जब आप बाउल में दाल दे रहे हो या सब्जी दे रहे हो तो उसका थाली में जब आप सजा के दे रहे हो, रख के दे रहे हो, तो उस टाइम एक ही जगह पे उस चीज़ को अगले दिन भी रखिए। डेली प्लेस को चेंज ना करें ताकि बच्चे को वो अडेप्ट करेगा और उसे जब भी आप थाली पर उसको दोगे तो उसको पता है कि मेरे लेफ़्ट साइड में क्या है और मेरे राइट साइड में क्या है। तो बच्चे का जो वीआई बच्चा है उसका जब भी आप प्लेट तैयार करो खाने का तो क्लॉकवाइज ही हमें करना चाहिए। उसके बाद यूज़ द क्लॉक मेथड टू हेल्प द विजन इम्पेयर्ड चाइल्ड विथ ईटिंग, ताकि उनको खाना को उठाने में, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है, तो इजी हो जाएगा। द लोकेशन ऑफ द फूड इज कंपेयर टू द फेस ऑफ अ क्लॉक। जैसे घड़ी है हमारा, उस हिसाब से ही हमें खाने को भी प्लेट में सजाना। फिर नेक्स्ट है हमारा शौचालय। शौचालय को कैसे इस्तेमाल करना है, या फिर अगर वीआई बच्चा है तो आप अपने जो शौचालय उसको कैसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हो ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। जो टॉयलेट सीट है उसको आप नीचे करके लगा सकते हो। जो टैब है या जो भी उसमें टॉयलेट पेपर रखने का जो जगह है या हैंड वॉश रख रहे हैं तो वो वीआई बच्चे के हिसाब से रखें। सिंक के पास अगर फिसलने का है तो वहाँ पे आप कुछ मैट जैसा बिछा सकते हो ताकि उससे चीज़ें फिसले ना, तो वहाँ पे आप रख सकते हो। और बच्चे को बाथरूम इस्तेमाल करने से पहले बाथरूम की पूरी तरह से ओरिएंटेशन करवा देना चाहिए कि गेट किधर से
हम गेट में एंट्री कर रहे हैं, गेट का हैंडल कहाँ पे है, नीचे नीचे ही रखना चाहिए, ज़्यादा ऊपर होगा तो बच्चे को दिक्कत होगा। फिर अगर बच्चे को बाथरूम में कोई परेशानी है तो वो आपको कैसे बुलाए या कैसे इंडिकेट करे, तो उसका भी आप वहाँ पे प्रबंध कर सकते हो। तो बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आप अपने टॉयलेट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कैसे बैठना है, टॉयलेट सीट पे कैसे बैठना है, उपयोग से पहले और बाद बच्चे को हैंड वॉश कैसे करना है, व्यक्ति स्वच्छता के बारे में बताना। तो ये सारा ट्रेनिंग धीरे धीरे करके हमको बच्चे को सिखाना है। एक ही दिन में हम सारा डिस्क्राइब कर देंगे या उसको बता देंगे कि अंदर जाओ ये कर लेना ये कर लेना, ऐसे नहीं होगा। बच्चे को हमें एक एक एक्टिविटीज़, हो सकता है बच्चा 2 दिन में 4 दिन में, हर बच्चे का सीखने का अपना कैपेसिटी होता है, उस हिसाब से वो सीखते हैं। तो हमें बच्चे को धीरे धीरे और एक एक स्किल करके सिखाना है। फिर नेक्स्ट है हमारा ग्रूमिंग या श्रृंगार। अगर कोई बच्चा शर्ट पहन रहा है तो बटन खोलना और लगाना, फिर पता लगाना कि कपड़े कैसे पहनना है। जैसे आप यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, छोटे बच्चे किस तरह से खुद अपने घर में बड़े मेंबर को देखते हैं, फिर वो भी ट्राई करते हैं अपना टी शर्ट ऊपर से अपने सर में डालने का, फिर राइट हैंड डाला, फिर लेफ्ट हैंड डाला, फिर नीचे कर लिया। तो वो ईज़िली हमें कॉपी करके सीख लेता है। लेकिन अगर वीआई बच्चे को हमें सिखाना है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। पहले अपने सर से उसको टी शर्ट को अंदर डाला, फिर एक हाथ डालेंगे, फिर दूसरा हाथ, इस तरह से हम उसको शर्ट पहनने का, फिर पैंट पहनने का हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। फिर बटन बंद करने का, बटन खोलने का, अगर जिप वाला है तो वो जिप खोल बंद करने का। फिर गंदे कपड़े और साफ़ कपड़े में हम कैसे बच्चा आइडेंटिफाई करेगा। तो साफ़ कपड़ा है उससे खुशबू आएगी और जो गंदा कपड़ा है उससे स्मेल आएगा, अब मिट्टी का या फिर पसीने का। तो आप स्मेल के द्वारा बच्चे को बता सकते हो आइडेंटिफाई करना। या फिर अगर अलग अलग कपड़े की वैरायटी अलग है, कोई कॉटन है, सिंथेटिक है, रेयॉन है, तो वहाँ पे हम बच्चे को टच करके फील करवा के हम बता सकते हैं कि ये कपड़ा है या शर्ट है या टी शर्ट है, क्योंकि हर एक कपड़ा का मटेरियल अलग अलग होता है। फिर जूता मोजा पहनना है, सॉक्स पहनना है, तो कौन सा पैर में, लेफ्ट में, राइट में उल्टा ना हो जाए, तो यहाँ से हमें जूता और जो सॉक्स है वो भी बच्चे को पहनाना सिखाना है। फिर अगर जूता में लेस बांधना है तो वो लेस बांधने का भी हमें ट्रेनिंग देना है। बालों को बांधना आदि, जैसे अगर कंघी करना है, बालों को कंघी करना है, उसमें अगर लड़की है तो क्लिप लगाना है, क्लचर लगाना है, हेयर बैंड इस्तेमाल करना है, और भी चीज़ें हो सकती है। जैसे क्रीम इस्तेमाल करना है, अलग अलग प्रकार के क्रीम होते हैं, तो उसको हम कैसे इस्तेमाल करें, कितना अमाउंट मिले, वो भी यहाँ पे बताना। फिर है शरीर की स्वस्थता और स्वास्थ्य। इसमें आपका सबका जैसे ब्रशिंग करना है तो वो हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे कि टूथपेस्ट में अगर हमें ब्रश लगाना है तो हम स्टेप बाय स्टेप, आप पहले बच्चे को ब्रश टच करवाओ, ब्रश का ऊपरी भाग है वो टच करवाओ कि यहाँ पे हमें जो टूथपेस्ट है वो लगाना है। फिर कितना तक लगेगा कि अब उसको दबाते ही नहीं चले जाना है कि यहीं तक इसको हमें लगाना है, वो बताना है। फिर पानी से भिगाना है, फिर अपने माउथ में डालना है, ऊपर नीचे करना है। फिर हमें वो हो जाने के बाद पानी से कुल्ला करना है, मुंह साफ़ करना है। तो वो सारा हम बच्चे को स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है ब्रश करने का। फिर बाल धोने का, जैसे अगर शैम्पू इस्तेमाल करना है बालों को तो वो कैसे इस्तेमाल करें, कितना अपने सर पे डालें, फिर पहले भिगाएं, फिर शैम्पू डालें, फिर उसको मसाज करें, फिर पानी डाल के धोएं। फिर सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग करना है, कोई फेस वॉश है, फेस क्रीम है, फेस पैक है, तो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। दांत साफ़ करना हो गया। फिर नाखून काटना है, अगर नेल कटर से हम नाखून काटना बच्चे को सिखा रहे हैं तो वो कहीं ज़्यादा ना अपना नेल्स को काट ले ताकि उसमें से खून आने लगे या उसको दर्द होने लगे। तो ये सब भी हमें बच्चे को ट्रेनिंग देना है। फिर आपका नेक्स्ट है स्नान।
अगर जो कंडीशनर है, शैम्पू है या साबुन है या फिर बॉडी वॉश है, तो उसकी पहचान कैसे करें? अगर सभी बॉटल एक ही साइज़ का है या बच्चा नहीं देख पा रहा है, तो वो कलर बताने का भी वो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बच्चे कैसे पहचानेंगे कि इस जो बॉटल है उसमें कंडीशनर है या शैम्पू है या हैंड वॉश है या फेस वॉश है, तो किस तरह से पहचानेंगे? तो आप यहाँ पे रबर बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे एक का ऊपर लगा दिया तो बच्चे को आपने बता दिया कि ये कंडीशनर है, एक के नीचे लगा दिया रबर बैंड तो इससे पता चला कि नीचे लगा हुआ है तो शैम्पू है। तो इस तरह से हर एक चीज़ का आप अलग अलग लेबल कर सकते हो, या फिर आप ब्रेल में लिख के उस पे हम चिपका भी सकते हैं। लेकिन अगर बाथरूम में है तो वो ब्रेल वाला पेपर पे लिखा हुआ भीग जाएगा। तो इसलिए हम बच्चे को बॉटल का शेप और साइज है, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस है दोनों बॉटल में, तो वो हम टच करके फील करके बच्चे को बता सकते हैं। या जैसे रबर बैंड का एग्जांपल है तो वो हम लगा सकते हैं, या कुछ और वहाँ पे हम उसके जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके जो भी हम सामान रख रहे हैं बाथरूम में वो नीचे ही हो, ताकि बच्चा आसानी से या जो भी पर्सन है वो आसानी से उसको ले इस्तेमाल करके फिर रख दे। और कोई भी चीज़ को आप डेली जगह चेंज ना करें, एक ही जगह पे रखें। फिर अगर उनको ओरिएंट करना है तो उनके वो खड़े हैं वहाँ से कितने कदम पे या किस तरफ, लेफ़्ट या साइड बकेट आएगा, या फिर जो शैम्पू रखा है, साबुन सोप रखा है, वो कितने डिस्टेंस पे है, या फिर नल ऑन करने का है, ऑफ़ करने का है, तो वो सब हम पहले ही उनको बता दें। तो उनको पूरा जानकारी होगा तो आसानी से वो अपना जो बाथिंग का जो प्रोसेस है या बाथिंग करना है वो सीख लेंगे। कपड़ा अगर हैंग करना है वॉशरूम में, तो वो हैंग करने का जो जगह है वो किस तरफ है, या फिर बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो ताकि वो हैंग ही ना कर पाए, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है, नीचे हो। फिर बाथरूम के पास आप मैट रख सकते हो, क्योंकि अगर पैर गीला हो तो फिसलने का ज़्यादा ये खतरा रहता है। तो वहाँ पे आप उसके आसपास कोशिश करें कि मैट हो या फिर ऐसा फर्श हो ताकि फिसलने का संभावना ना हो। फिर कपड़े धोना अगर सिखाना है तो आजकल तो मशीन में डाल देते हैं तो धुल जाता है, लेकिन अगर हाथ से करना है तो धुलाई का विभेदन, जैसे शर्ट का कॉलर है या फिर उसका आस्तीन है और फिर उसका अन्य भाग है, तो वहाँ पे साबुन लगाना, फिर ब्रश से रगड़ना, फिर कपड़े को पानी में डालना, फिर बाहर निकाल के इसको निचोड़ना, फिर तार पे डालना सूखने के लिए। तो ये सारा ही प्रोसेस है। अगर मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं या जो व्यक्ति है वो, तो कौन सा स्विच दबाना है हमें, कितना उसमें पाउडर रखना है, वो भी हम जो बच्चे हैं या फिर जो वीआई पर्सन है उसको हम बता सकते हैं। फिर उसमें टाइमर है तो टाइमर लगा दिया, अपने आप ही वो जब धुल जाएगा तो इंडिकेट करेगा कि धुल गया। फिर उसमें से कपड़े निकाल के उसको डालना भी है, तो वो भी हमें हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप हमें बताना है। फिर नेक्स्ट है पैसे को संभालना। अगर आप मार्केट जा रहे हो, एटीएम में आप लोगों ने देखा हुआ है कि ब्रेल में भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है। अगर ध्यान नहीं दिया होगा तो अब आप ध्यान देना। तो वहाँ पे ब्रेल में लिखा होता है वीआई लोगों के लिए। तो सिक्कों की पहचान, कौन सा सिक्का 5 का है, 10 का है, 2 का है, इस तरह से। फिर जो नोट है वो भी 100, 50, 20, 500 का नोट है, तो सब में क्या डिफरेंस है, कैसे वीआई बच्चा पहचानेगा कि ये 200 का है, ये 500 का है, ये 20 रुपये, ये 10 रुपये है। तो इसकी पहचान करवानी है हमें। फिर बच्चे को काउंटिंग सिखाना है। अगर जो वीआई बच्चा है वो कुछ खरीदने जाता है, शॉपिंग करने जाता है मॉल में, तो अगर कोई सामान खरीद रहा है तो वो सामान खरीदने के टाइम कैसा है, उसको कैसा चाहिए, दुकानदार उसको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, अगर वो ख़रीद रहा है पैसे कितने दे रहा है, उसके पास से फिर बचे हुए पैसा वापस कैसे ले रहा है, और जो सामान उसने खरीदा है उसकी जांच करना कि कहीं उससे ख़राब या दूसरा सामान तो नहीं दे दिया। जैसे आप और हम खरीदने जाते हैं तो सब कुछ करते हैं, देखते हैं, उसी तरह से वीआई बच्चे भी कैसे शॉपिंग करें, ये भी हमें सिखाना है। फिर हमारा नेक्स्ट है बिजली के उपकरणों का उचित उपयोग करना। जैसे बिजली के उपकरण
को चालू बंद करना, ऑन ऑफ करना है, पंखे का प्रयोग करना है। अगर पंखा सीलिंग फ़ैन है तो ऊपर लगा हुआ है, उसके लिए सिर्फ बटन ही हमें ऑन करना है। लेकिन अगर टेबल फ़ैन है या फिर स्टैंड फ़ैन है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के लेके जाना है, या फिर उसका बटन तो ऑन ऑफ करने का थोड़ा सा अलग होता है या नीचे की तरफ होता है तो वो बताना है। अगर हम मिक्सर, जूसर या फ्रीज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी माइक्रोवेव ओवन है, किचन में भी आजकल बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल होते हैं, डिश वाशर है, तो वो सब चीज़ें जो वीआई पर्सन है वो किस तरह से इस्तेमाल करेगा, किस तरह से वो खाना बनाएगा, तो वो सारे चीज़ें हमें इनको सिखाना है एक एक करके। जो वीआई पर्सन है वो अच्छी तरह से सारा काम खुद से कर सकते हैं और करते हैं ट्रेनिंग के बाद। फिर हमारा है नेक्स्ट है, अगर सेविंग करना है, अगर लड़का है तो उसको सेविंग भी करना पड़ेगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो रेडीमेड रेजर आता है, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले के पुराने मॉडल वाले में हमें उसमें ब्लेड लगाना पड़ता था, फिर हम सेविंग करते थे। अभी रेडीमेड रेजर है। अगर हमारे फेस पे, दाढ़ी पे सेविंग क्रीम लगाना है, फिर हमें रेजर का कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से उसको पकड़ना है कि उसे कटे ना, और सेविंग करने के बाद फिर उसको धोना है, उस पर फिर मॉइस्चर लगाना है या कुछ क्रीम लगाना है, तो इसकी भी हमें वीआई जो मेल पर्सन है उसको हमें ट्रेनिंग देनी होती है। फिर है खाना बनाने का। खाना बनाने में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो वीआई बच्चे को या पर्सन को आसानी से हेल्प करने में बहुत ही मददगार होते हैं। जैसे सही वस्तुओं का चुनाव करना। अगर कुछ भी हम बना रहे हैं, सब्जी है, कुछ भी है, तो पहले उसको खरीद के लाना सब्जी मार्केट से, फिर वो सब्जी को काटने का प्रोसेस होता है, उसको धोने का, पहले हमने धोया फिर काटा, फिर उसकी गैस ऑन ऑफ किया, या डायरेक्ट वाला है या फिर आप लाइटर से ऑन ऑफ कर रहे हो, उसका पता करना, कैसे उनको पता चलेगा कि गैस ऑन हो गया है या उसमें से आग आ रही है। तो जनरली वो लोग अपना हाथ थोड़ा सा नज़दीक लेके जाते हैं, अगर गर्माहट लग रही है तो ऑन हो गया। या फिर अगर कोई गर्म चीज़ भी पकड़ते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा सा, अगर बहुत गर्म चीज़ है तो उसमें से भाप निकलता है, जैसे चाय है या गर्म दूध है, तो अपना हाथ थोड़ा सा आगे करते तो उनको पता चलता है, फील होता है। हमने और अपने कभी किया नहीं होगा कि क्योंकि हमें देख के ही पता चल जाता है, तो कभी ये एक्सपीरियंस नहीं किया इस तरह से। फिर उसके बाद खाना पकाने के उपकरण और बर्तनों का उचित उपयोग करना। जैसे हर चीज़ बनाने के लिए आपका जो यूटेंसिल है वो अलग अलग होता है। सब्जी बनाने का अलग, दाल बनाने का अलग, चावल बनाने का अलग, तो कौन सा हमें उपयोग करना है, किस में क्या बनेगा, किस तरह से हम उसकी पहचान करेंगे। या फिर मसाला है तो उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, सब अलग अलग होता है। और जो पाउडर होता है उसका ऑलमोस्ट छूने में तो एक जैसा ही होता है, लेकिन आप स्मेल करके पता कर सकते हो कि ये मिर्ची पाउडर है, ये धनिया का पाउडर है, ये हल्दी है। तो उसी तरह हम स्मेल के द्वारा बताएंगे कि हर एक जो मसाला है वो अलग अलग है, और जो पूरी तरह से है उसको हम टच करके उसके टेक्सचर से भी पता कर सकते हैं। जैसे दालचीनी है तो उसके हमें छूने से पता चलेगा, जीरा है तो उसको भी हम बच्चे को बता सकते हैं। तो खाना बनाने का सारा प्रोसेस, किचन में भी जो भी आप डब्बे रखे हो चीनी का, नमक का, तो उस पर हम लेवल कर सकते हैं आसानी से, ब्रेल में लिख के भी हम चिपका सकते हैं। लो विज़न अगर पर्सन है तो उसके लिए बड़े प्रिंट वाले हम इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पे। और जब भी वो किचन में जाते हैं तो जो चीज़ कितनी दूरी पे रखी हुई है और कौन कौन से अपने स्लैब में रखा है, नीचे है, ऊपर है, वो सारा चीज़ पहले हमें उनको अच्छे से बता देना है। फिर खाना बनने के बाद खाना अगर परोसना है तो कैसे परोसना है वो भी बताना है। फिर किचन की सफाई, बर्तन की सफाई, ये सारा भी हमें उनको सिखाना होता है। फिर आपका घर की सफाई, घर की सफाई करने के लिए झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, झाड़ू को कैसे होल्ड करना है, किस तरह से हम झाड़ू लगाएंगे, हम पीछे रहेंगे कि झाड़ू पीछे रहेगा, तो इस तरह से हमें उनको बताना है कि हम पीछे रहते हैं, झाड़ू आगे होता है, या फिर मॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, टेबल, कोलिन। तो आजकल सामान बहुत सारा है तो इससे थोड़ा सा आसानी भी हो गई है। अगर हम ट्रेनिंग दें तो आसानी से
सारी सफाई सारा काम वो कर लेते हैं। फिर डस्टबिन का कैसे प्रयोग करना है, डस्टबिन कहाँ रखना है, ये सारा चीज़ हम उनको बताते हैं। फिर ये दवाइयों का उपयोग, अगर दवाई का इस्तेमाल करना है तो जो कैप्सूल है या टैबलेट है उसको हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि अगर टैबलेट है तो सबका जो सिर्फ टच करे तो लगभग सब एक जैसा ही होगा। अगर कोई बड़ा है या कोई छोटा है तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि ये बड़ा ये छोटा है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं या देख नहीं पा रहे हैं उसका कलर, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। फिर कितनी मात्रा में हमें लेनी है उसका, फिर उसके ऊपर लेवल करने का। तो यहाँ पे ऑडियो प्रिस्क्रिप्शन लेवल है, यहाँ पे इसका ऐप भी आता है, मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। तो जो बॉटल है उसमें अगर लेवल किया होता है तो उस, या फिर इसका पूरा किट है तो वहाँ पे किस डब्बे में कौन सा मेडिसिन है और कितना लेना है, उसमें ये सब पहले से, जैसे ओलेक्सा काम करता है, जैसे आप बोलते हो तो वो ऑन ऑफ करता है या गाना लगाता है, उसी तरह से ये भी काम करता है। तो यहाँ पे उसमें जो उनका मेडिसिन है और कितना खुराक लेना है और कितने टाइम पे लेना है वो सारा फीड किया होता है। तो वो उसके पास जाते हैं और ऑन करते हैं तो उसमें बताता है कि अभी 1 टेबलेट लेना है या 2 लेना है या 1 स्पून लेना है या 2 स्पून लेना है, इस तरह से। तो जो वीआई पर्सन है उनको आसानी हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट है गृह कार्य, जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसके ऊपर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने लिए। जो पहला है वो प्लस करिकुलम क्या है, इसका अर्थ बताइए। दृष्टिबाधित बच्चों की शिक्षा में इसका महत्व की व्याख्या कीजिए। फिर दूसरा है प्लस करिकुलम के घटकों के बारे में बताएं। फिर चौथा, ब्रेल लिपि में प्रयुक्त होने वाले उपकरणों एवं उनके उपयोगों का उल्लेख कीजिए। तो आज हमने जो डिस्कस किया है वो कंपोनेंट्स ऑफ प्लस करिकुलम के बारे में डिस्कस किया है कि जो वीआई बच्चे हैं उनको किस तरह से हम लिखने का, पढ़ने का सिखा सकते हैं, या पैसे काउंट करने का, उसके पैसे की पहचान करने का, उनका डेली लिविंग स्किल्स है, उसमें ड्रेसिंग अपने आप को कैसे करना है, बाथिंग, ब्रशनिंग, ये सारा किचन का अगर इस्तेमाल करना है या फिर खाने का सीखना है तो किस तरह से हम बच्चे को ट्रेनिंग दे सकते हैं और बच्चे उसको अच्छे तरह से सीख सकते हैं। ये सब इनके प्लस करिकुलम में आता है। इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जो आगे है इसका ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी स्किल्स के बारे में होगा। इसके साथ ही आज धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप